हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा छात्र सीटेट एग्जामिनेशन की तैयारी वेरी शॉर्टकट तरीके से कैसे करें, सो बैक टू बैक मैं क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ आपके लिए। 30 सेट ऑफ क्वेश्चन। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट बैक टू बैक आपको बहुत सारी वीडियो सीटेट की तैयारी की मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ऐसे डिले किए। तो आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा छात्र से रिलेटेड क्वेश्चंस लाई हूँ। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या परिशिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के कौन से किस चीज से चिंतित रहते हैं। तो वैधता, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता और संपूर्ण विषय वस्तु को हमें क्वेश्चन पेपर पे शामिल करना चाहिए। तो हमारे लिए सब शिक्षक को सर्वोपरि होना चाहिए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विवेचनात्मक शिक्षा मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। तो एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारा शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण को महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारा जो आंसर नंबर 4 है वो नंबर 2 का हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो जो विद्यालय आकलन होता है वो मुख्य रूप से एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि शिक्षण प्रक्रिया के साथ सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभव की उपयोगिता के बारे में निर्णय का निर्माण लेने के लिए हम करते हैं। तो निर्णय का निर्माण लेके तो इसमें प्राय प्रशिक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को समझने के में बेहतर जानते हैं। और जैसे कि किसी भी कीमत पे विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड में लगे वो नहीं ज़रूरी है। विद्यालय की परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ये भी नहीं होता है। तो नंबर 3 का आंसर नंबर 2 हुआ। चलिए आप भी कमेंट में प्लीज ABCD करके आंसर देते रहे, सो दैट मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या गलत है। आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी और साथ साथ आप याद भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या चाहिए? तो शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक शिक्षार्थी सीख सके। सो सीखने के विविध अनुभवों का उपलब्ध कराना है हमारा आंसर नंबर 2। सो नंबर 4 का आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कठोर अनुशासन तो एकदम नहीं करना चाहिए बच्चों को, ये एकदम गलत होता है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो हमेशा बच्चे परीक्षा ही देते रहेंगे, एग्जामिनेशन ही देते रहेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? तो सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो जो ये बच्चों को सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका पे इसके अनुसार सीखना या निष्क्रिय रूप से सीखने की अपेक्षा व्यवहारिक तथा रचनात्मक ढंग से सीखना अधिक उपयुक्त है। तो जो सामाजिक है वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ, सामाजिक कारक है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए तरह तरह के कार्यों का उपयोग कर रही है। वह किससे प्रभावित है? पियाजे से, कोइलबर्ग से, गार्डनर से या वायुगत्स्की से? तो किससे संबंधित है तो हमारा जो है एक शिक्षिका, तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, जो बहुबुद्धि सिद्धांत होते हैं उससे शिक्षिका, क्योंकि अलग अलग कार्य को करती है। तो नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है एक शिक्षिका अपने आप में
कभी भी के उत्तर किसी भी का नहीं दे पाती है और अपनी विद्या को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं या सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम सिद्धांत पर आधारित है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 आंसर हैं, जिसमें से सक्रिय भागीदारिता ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है। अब 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो शिक्षा से अधिगम प्रभावित करने वाला विषय वस्तु में प्रवीणता, जो हमारा पहला आंसर है वो है सही आंसर। क्योंकि अ, औपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति तब तक संभव नहीं हो सकती है जब तक शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं हो। तो विषय वस्तु पे ज्ञान होना, कमांड होना शिक्षकों को बहुत ही जरूरी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता, प्रतियोगिता विद्यार्थियों को तैयार करती है किस चीज के लिए? एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है कि उसमें से 4 आंसर है आपके। आप इसमें सोचो। क्योंकि राज्य स्तर की जो एकल गायन प्रतियोगिता होती है वो किसी भी विद्यालय द्वारा लड़कियों को वरीयता लैंगिक पूर्वाग्रह के अनुसार करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में विशिष्ट होता है। अतः उसी के आधार को मान के हमें करना चाहिए। तो नंबर 9 का आंसर नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 10वां प्रश्न। बीजों का जो अंकुरन संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या होती है? तो जो बीजों की अंकुरन की संरचना होती है उसमें क्या होता है? सबसे जो प्रभावी होता है जिसमें बीजों का अंकुरन संकल्पना सिखाया जाता है। तो हमारा जो दूसरा आंसर है, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीजों को बोना और उसके अंकुरन के चरणों को अवलोकन करना। सो नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? क्या बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, या उसके उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं कर पाया, या बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, ये व्यवस्था फेल है। तो इसमें से जो 11वां प्रश्न है, तो बच्चा जब फेल हो जाता है तो मतलब कि आपका सारा सिस्टम ही फेल है। तो इसका तात्पर्य होता है कि व्यवस्था फेल है, क्योंकि विद्यालय बच्चों के मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय विकास के साथ साथ उसकी शैक्षिक उपलब्धियों को भी दिशा निर्धारण करता है। अगर आप उसमें नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप में कुछ कमी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है? तो जो 12वां प्रश्न है वो है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है और जो योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन से होकर गुजरती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर शिक्षण से अधिगम में कर सकते हैं। तो 12वें प्रश्न का आंसर है नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी जो शिक्षा होती है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न असक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में बिना किसी हर्डल से बच्चों को साथ शामिल करता है। तो जो हमारा कक्षा में डिफरेंट टाइप का उत्सव मनाना, ये हमारा समावेशी कक्षा का उद्देश्य हुआ। चलिए अब आप अगर मेरे वीडियो में नए हो तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, और बैक टू बैक इसी टाइप के वीडियोस प्रैक्टिस के लिए आप शेयर भी करो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंध वाला ऐसे क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस,
मुक्त उत्तर वाला प्रश्न या सत्य या असत्य, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। तो जो दिए गए विकल्पों से सत्य या असत्य वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मतलब कि आपके पास विकल्प हैं तथा ये प्रायः संक्षिप्त रूप से दिए जाते हैं। तो हमारा आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ नंबर 14। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था है, विशेषता। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या होती है? तो अगर हम बात करें प्रगतिशील विशेषता की, तो समय पे बैठना, लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, क्योंकि यह शिक्षा को यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। यह शिक्षा का एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जिसमें विद्यार्थियों को सामाजिक विकास करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। तो हमारा आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय नामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो पियाजे के जो सिद्धांत होते हैं, हमारा नंबर 2 है। तो पियाजे के अनुसार अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण की अवस्था के साथ ही संबंधित है। तो हमारा जो आंसर नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर हुआ, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अगर नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है तो उसमें चर्चाएं शामिल कर सकता है। तो कोहलबर्ग के साथ शिक्षक बच्चों से नैतिक मुद्दों पे आधारित चर्चाएं भी शामिल करनी चाहिए। 17 का क्योंकि कोलबर्ग ने नैतिक मूल्यों की बात की है, तो नैतिक चर्चा ये जरूरी हो जाता है। तो हमारा आंसर नंबर 4 है करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जिससे क्या होता है, जिससे होता है कि अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करने से वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल क्षेत्र में आगे सीख सके। तो सामाजिक कौशल सीख सके, तो ये पहला तो हुआ नहीं। दूसरे में एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। तीसरा है पाठ्यक्रम को बहुत ही जल्दी पूरा किया जा सके। और चौथा है कि पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो ये हमारा आंसर नंबर 4 करेक्ट आंसर होता है। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को चाहिए कि जब उसकी योग्यता के अनुसार माता पिता के साथ शिक्षक को चर्चा करनी चाहिए कि क्या वो कंफर्टेबल है। तो सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों की माता पिता के साथ भी चर्चा करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर है नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वो है नंबर 20। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों, जो गलतियां होती है की ओर संकेत करता है। तो इससे क्या 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 सीखते हैं? तो इससे क्या सीखते हैं? तो हम सीखते हैं कि प्रायः शिक्षार्थियों की जो गलतियां होती हैं वो यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। तो यांत्रिक अभ्यास की बहुत जरूरी हो जाता है, जो हमारा आंसर नंबर 3 होता है। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो जो समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, जो वो है जो हमारा ये है समस्या के प्रति जागरूकता। समस्या का समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, क्योंकि समस्या समाधान या प्रतिमान है, इसमें तार्किक जो चिंतन होता है वो निहित होता है। तो हमारा आंसर नंबर 3 है समस्या के प्रति जागरूकता। ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मानव व्यक्तित्व परिणाम है किस चीज का? तो जो मानव व्यक्तित्व परिणाम है वो है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। क्योंकि अनुवांशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती है तथा उन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से ही मिलते हैं। तो जो हमारा अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया है मानव व्यक्ति का परिणाम, वो है आंसर नंबर 3, सही आंसर है। चलिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चों को विकास दर से भिन्न होने के लिए शिक्षार्थियों हमेशा समूहों से ही बेहतर सीख सकते हैं, या शिक्षक प्रशिक्षक कार्य करके ही बताया जाता है, या इससे प्रत्येक शिक्षार्थियों को करने के लिए शिक्षक अवसर मिलते हैं। तो जो हमारा 23वां प्रश्न है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को विशेष रूप से, क्योंकि बच्चों का विकास दर भिन्न होता है और वो भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो हमारा जो 23वां प्रश्न है उसका आंसर नंबर 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ये क्षेत्र है, कौन सा ये क्षेत्र है जो हमारा ये अनुवांशिक सीखने का क्षेत्र है? क्योंकि अनुभव के द्वारा हमारे मौलिक व्यवहारों में परिवर्तन होता है। तो अनुवांशिक का क्षेत्र जो होता है वो उसमें चेंज होता है। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात से संकेत क्या होता है कि क्या बच्चे डिसिप्लिन नहीं है, या यांत्रिक रूप से बार बार हुआ है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो 25वें प्रश्न का आंसर है जब बच्चा कार्य करता हुआ है तो इस बात का संकेत करता है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ये कार्य बार बार हो रहा है। तो आंसर नंबर 2। चलिए, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है? तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो सामाजिक अनुकूलन एंड समायोजन नंबर 4 होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर ये होता है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत है? तो कौन सा विकास सिद्धांत है? सभी का विकास दर समान नहीं है, ये हमारा मुख्य सिद्धांत है। तो 27वें प्रश्न का आंसर नंबर 2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वो की है मानव विकास को क्षेत्रों में विश्व किया जाता है जो कि क्या है? तो जो मानव विकास है उसमें जो हमारा नंबर 4 है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक। तो सामाजिक और शारीरिक ये हमारा 4 है, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वो है एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल कुछ चित्रों को प्रयोग करती है, अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी उस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की सही संरचना करते हैं। यह उपागम पर आधारित है। तो यह उपागम पे आधारित होने से उनके अनुभव को और ज्ञान का निर्माण करती है। तो हमारा नंबर 1 है करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो क्यों रोता है बच्चों में? तो बच्चों में क्या वियोग के कारण, सामाजिक के कारण, संवेगात्मक दुश्चिता के कारण, या अजनबी? तो वियोग उन्हें तो छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं चलता है, समाजीकरण तो उन्हें इतनी समझ ही नहीं है, संवेगात्मक मतलब एक अपनापन, जो स्मेल को पहचानता है बच्चे की दादी, तो उसे उसको उसको उससे लगता है कि वो दूर जा रहा है। तो हमारा सबसे लास्ट प्रश्न का आंसर है संवेगात्मक। चलिए, चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को वैसे ही शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, जैसे मैं आपको बैक टू बैक इसी टाइप के वीडियोस लेके आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।